हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पर। आज हम करने वाले हैं एक और कहानी का नाम क्या है, अपना अपना भाग्य। ठीक है, हम आज इसके सभी महत्वपूर्ण जो है तथ्यों को करेंगे, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य कहानी किसने लिखा है इसको? जैनेंद्र कुमार जी ने लिखा है। ठीक है, हाँ जी, तो अपना अपना भाग्य लिखी है जैनेंद्र कुमार ने। ठीक है, और कहानी के विषय में जैनेंद्र क्या लिखते हैं? कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। ये कोटेशन इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल ऐसे ही कोटेशंस जो हैं एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो इसका प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था विशाल भारत पत्रिका में 1929 को। ठीक है, और इसके पश्चात इसका कहानी संग्रह वातायन में प्रकाशन हुआ, और वो कब हुआ है? 1931। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा संग्रह में जो है बाकी कहानियाँ लगी हुई हैं, जो उनके नाम देख लेते हैं। आपको उनके नाम भी याद होने चाहिए। तो सबसे पहले है फोटोग्राफी, खेल, चोरी, अपना अपना भाग्य, दिल्ली में, अंधे का भेद, आतिथ्य, ब्याह, निर्मम, साधु की हट, चलित चित्र, तमाशा और भाभी। तो ये कौन सी कहानियाँ हैं जो वातायन संग्रह में लगी हुई हैं अपना अपना भाग्य के साथ। ठीक है, आपको इनके भी नाम याद होने चाहिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं प्रतिपाद्य की, अर्थात केंद्रीय बिंदु की। इसमें कहानी में जो है मुख्य विषय क्या है? तो देखिए, मध्यम वर्ग की खोखली सहानुभूति और भाग्य की क्रूरता को चित्रित करती है एवं उसकी शुद्धता पर व्यंग भी करती है। आगे है, यह कहानी सामाजिक भेदभाव, विषमता, पराधीनता को दिखाती है। इस कहानी में व्याप्त विषमता आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तर पर है। आगे देखिए, शिक्षित मध्य वर्ग की स्वार्थपरकता को उजागर करने वाली ये कहानी है। गुलाम भारत की 20वीं शती के नैनीताल शहर के प्रवेश का इसमें जो है वर्णन है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि अपना अपना भाग्य में कौन से शहर का वर्णन हुआ है? तो नैनीताल का वर्णन हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए इसके केंद्रीय बिंदु की, तो इसका केंद्रीय बिंदु क्या है? मध्यम वर्ग की खोखली सहानुभूति और भाग्य की क्रूरता को चित्रित करना। ठीक है, और उसकी शुद्धता पर व्यंग करना। आगे चलते हैं, अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। इसकी विशेषता क्या है? तो पहाड़ों के सौंदर्य बोध को उद्घाटित करती है। यह एक विचार प्रधान कहानी है। ठीक है, यह कहानी भाग्यवादी विचारों का समर्थन नहीं करती। भारतीय स्त्री पुरुषों की तुलना अंग्रेजी स्त्री पुरुषों से की गई है। अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वालों पर व्यंग करती है। ठीक है, कहानी में बेरोजगारी की समस्या का चित्रण हुआ है, और कहानी में पहाड़ी लोगों पर किए जाने वाले तथाकथित अविश्वास की समस्या का भी चित्रण किया गया है। ठीक है, तो अगर इसकी विशेषता की बात करें तो क्या है कि इसमें पहाड़ी जीवन का वर्णन किया गया है, और पहाड़ी लोगों पर जो है अविश्वास की समस्या को भी इसमें दिखाया गया है। इसके अलावा भारतीय और जो अंग्रेजी स्त्री पुरुष है उनमें भी जो है आप कह सकते हैं तुलना की गई है, और अंग्रेज़ों की जो चाटुकारिता करते हैं, मतलब अंग्रेज़ों की जो खुशामद करते हैं, उनके ऊपर व्यंग किया गया है, और बेरोजगारी की समस्या को भी दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर बात की जाए इसमें उल्लेखित विषय, तो इसमें दो विषय जो है जगह उनका विशेष वर्णन किया गया है। पहला है नैनीताल, जहाँ की घटना कहानी में वर्णित है, अर्थात जहाँ पे घटना घटित हो रही है। और दूसरा है होटल डी पब नाम आता है। होटल डी पब कहाँ है? जहाँ लेखक और उसका मित्र रहता है। ठीक है, तो इन दो स्थानों का नाम जो है आया है, आपको याद रखना है इन दोनों का नाम। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं मुख्य पात्र। मुख्य पात्र कौन है? सबसे पहले पहाड़ी लड़का, जिसकी आयु कितनी है? 10 वर्ष है। आपको याद रखना है, आपसे आयु भी पूछी जा सकती है कि पहाड़ी लड़के की आयु कितनी थी? 10 वर्ष थी। इसके अलावा लेखक कथावाचक, जो इस कहानी को हमें बताता है, और दूसरा है लेखक का मित्र, जो कि लेखक के साथ ही रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बाकी गौण पात्र कौन है? गौण पात्र हैं 2 वकील मित्र। इन्हीं में से एक लड़के को नौकरी नहीं रखता है। ठीक है, और दूसरा है लड़के का साथी, जिसे उसका मालिक मार देता है। तो ये 2 गौण पात्र है जिनका कहानी में वर्णन है, और जो कहानी को आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं।
ठीक है। अगर बात करें इसके महत्वपूर्ण उदाहरण की, महत्वपूर्ण पंक्तियों की जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो उन्हें भी देख लेते हैं। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था, सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था, जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था और पास चर्च में था वही सुरम्य अनुपम नैनीताल। ठीक है, तो ये कौन कह रहा है? कथावाचक कह रहा है नैनीताल के विषय में। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। आगे देखिए, अधिक गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे और चिथड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। तो देखिए, इसमें जो है भारतीयों पर व्यंग किया गया है, जो अंग्रेजों की खुशामद करने के लिए तैयार रहते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे पहाड़ी जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना दिया है। ठीक है, कथाकार कह रहा है पहाड़ी लोगों के विषय में। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गी को अपने चारों तरफ लपेट धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। ठीक है, महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। आगे चलते हैं। अंग्रेज रमणीय था जो धीरे धीरे नहीं चलती थी। रमणीय मतलब स्त्रियां तेज चलती थी, उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थी और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे 2-2, 3-3, 4-4 की टोलियों में निशंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। ये किसके विषय में बात हो रही है? अंग्रेजी स्त्रियों के विषय में बात हो रही है। कथाकार हमें बता रहा है कि अंग्रेजी स्त्रियां कैसी हैं, जो चलने में थकावट नहीं करती, हंसने में जिन्हें मौत नहीं आती। ठीक है, और वो 2-2, 3-3, 4-4 की टोलियों में जा रही हैं और जब उनका मन होता है तो वो जो भारतीय हैं उनको कोड़े भी लगा देती हैं। आगे देखिए, उधर हमारे भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेशनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंखें गाड़े कदम कदम बढ़ा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय नारी का वर्णन हो रहा है कि भारतीय स्त्री कैसी है, कुल लक्ष्मी है और सड़क के बिल्कुल किनारे पर जो है अपने दामन को संभालती हुई, बचाती हुई, अपने स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेशनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंखें गाड़े कदम बढ़ा रही है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने अंग्रेजी और भारतीय दोनों स्त्रियों का वर्णन किया है। आगे देखिए, इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाले अंग्रेजीदा पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेजों को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़ कर चलते थे मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिल गया है। ठीक, तो इन पंक्तियों में किसका वर्णन हो रहा है? इन पंक्तियों में जो अंग्रेजों की खुशामद करते हैं, चाटुकारिता करते हैं, उन पर जो है लेखक व्यंग्य कर रहा है। आगे देखिए, एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भेद सफ़ेद शून्यता ही फैली हुई थी। तो इसमें क्या किया गया है? इसमें पहाड़ के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, किसका वर्णन हो रहा है? इसमें पहाड़ के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। आगे देखिए, एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है, नंगे पैर, नंगा सिरा, एक मैली सी कमीज लटकाए, पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हैं और वह न जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई न अगला न पिछला है, न दायां है न बायां है। ठीक है, तो उस लड़के की जो है स्थिति का वर्णन हो रहा है कि वो बच्चा जो है कैसा दिखता है। बालों को खुजला रहा है, उसके बाल जो है काफ़ी बड़े हैं, पैर नंगे हैं, सिर भी नंगा है और उसने एक मैली सी कमीज लटकाई हुई है और उसके पैर ऐसे पड़ रहे हैं जैसे वो जानता ही नहीं कि उसका अगला पैर कहाँ जा रहा है और पिछला पैर कहाँ।
ठीक है। वह हमें न देख पाया, वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था। नीचे की धरती न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न बाकी की दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। यह उस छोटे बच्चे के बारे में कह रहा है कहानीकार। ठीक है, आगे चलिए। मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। तो इसमें जो 10 साल का लड़का है उससे लेखक बात कर रहा है, तो वो बताता है कि वो अपने घर से भाग आया क्योंकि उसके कई छोटे बहन भाई थे और वहाँ पर जो है खाने की व्यवस्था नहीं थी। भूखे होते हुए भी जो उसके पिता थे वो उनको मारते थे, माँ भी भूखी रहती थी, उसके बहन भाई भी भूखे रहते थे और जो उसकी माँ है वो रोती थी, इसलिए वो वहाँ से भाग आया। ठीक है, आगे देखिए। अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब है, उठा लाए कहीं से, लो जी यह नौ कर लो। ये किसकी कहानी है? ये कौन कह रहा है? ये वकील लेखक से कह रहा है। वकील कौन है? लेखक का दोस्त है। ठीक है, जिसने लेखक से कहा था कि उसे एक नौकर की तलाश है, और जब लेखक उस बच्चे के बारे में बताता है तो वह लेखक से ये सारी बातें कहता है। तो इन पंक्तियों से क्या पता चलता है कि पहाड़ियों पर कोई विश्वास नहीं करता। ठीक है, चलिए। मैंने कहा 10 का नोट ही दे दो। शक पकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है पास में उतने पैसे तो नहीं है। ठीक है, तो ये पंक्तियाँ कौन कह रहा है? ये पंक्तियाँ लेखक ने कही है कि मैंने कहा 10 का नोट ही दे दो। जब वो उस लड़के की दयनीय स्थिति देखते हैं तो वो उसकी मदद करना चाहते हैं। तो लेखक जब अपने कपड़ों को टटोलता है तो उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसके दोस्त को जो है अपने पॉकेट में 10 का नोट मिलता है। तो वो अपने मित्र से कहता है कि कोई नहीं, 10 का नोट ही दे दो। तो उसका मित्र कहता है कि इससे मेरा बजट बिगड़ जाएगा और मेरे हृदय में जितनी दया है पास में उतने पैसे तो नहीं हैं, और इस तरह से वो उसकी मदद नहीं करते। ठीक है, मदद करना चाहते हैं लेकिन वो उसे 1-2 रुपया ही देना चाहते थे, 10 रुपये उन्हें बहुत ज़्यादा लगे। आगे देखिए। तो जाने दो, यह दया ही इस ज़माने में बहुत है, मैंने कहा। देखिए, ये भी एक तरह से व्यंग है। मदद करना चाहते हैं, मदद नहीं करते और अंत में अपने मन को समझाने के लिए कहते हैं कि हम दया कर रहे हैं, यही इस ज़माने में बहुत बड़ी बात है, तो रहने दो अगर तुम पैसे नहीं दे पा रहे हो। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े हैं। यह संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फ़िलॉसफ़ी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई। ठीक है, तो ये जब अपनी जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे रुके हुए थे, वहाँ पर दोनों मित्र जो हैं बात कर रहे हैं। आगे देखिए। मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुरकर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था, पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सब सोचा, और तब सोचा अपना अपना भाग्य। ठीक है, तो ये अंतिम पंक्तियां हैं इस कहानी की, और यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। वो 10 वर्ष का बच्चा है जो सर्दी के कारण मर जाता है। ठीक, तो आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो चलिए एक बार फिर से इसके जो है मेन पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। मेन पॉइंट्स एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले, कहानी का नाम अपना अपना भाग्य। लिखा किसने है? जैनेंद्र कुमार जी ने लिखी है। जैनेंद्र कुमार जी ने इस जो कहानी है उसके विषय में क्या कहा है कि कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। ये कोटेशन दी गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करें इसके प्रकाशन वर्ष की, तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929 है, और आकाशदीप का प्रकाशन भी 1929 है, आपको याद रखना है।
और इसका प्रकाशन हुआ कहाँ था? तो विशाल भारत पत्रिका में इसको प्रकाशित किया गया था। 1929 में विशाल जो पत्रिका है उसमें प्रकाशित किया गया था, और उसके बाद 1931 में वातायन कहानी संग्रह में। ठीक है, वातायन कहानी संग्रह में जो अन्य कहानियाँ हैं उनको भी आपको याद कर लेना है। कौन कौन सी कहानी है? पहले है फोटोग्राफी, उसके बाद खेल, चोरी, अपना अपना भाग्य, दिल्ली में, अंधे का भेद, आतिथ्य, ब्याह, निर्मम, साधु की हट, चलित चित्र, तमाशा और भाभी। ठीक है, अगर बात करें हम इसकी केंद्रीय बिंदु की, तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें मध्य वर्ग की खोखली सहानुभूति और भाग्य की क्रूरता को चित्रित किया गया है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। केंद्रीय बिंदु क्या है? मध्य वर्ग की खोखली सहानुभूति और भाग्य की क्रूरता को चित्रित करना, और इसके अलावा उसकी शुद्धता पर यह कहानी जो है व्यंग भी करती है। और इस कहानी में शिक्षित वर्ग की स्वार्थपरकता को भी उजागर किया गया है, और जो गुलाम भारत है उसमें अंग्रेजों की जो चाटुकारिता करने वाले लोग हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत वर्णन मिलता है। ठीक है, अगर बात करें स्थानों की, तो कौन से स्थान उल्लेख जो इनका नाम आता है? पहला है नैनीताल, जहाँ पर ये घटना घटित हो रही है, और दूसरा है होटल डी पब। आपको ये दोनों नाम याद रखने बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जगह के नाम बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? नैनीताल और होटल डी पब। होटल डी पब में लेखक और उसका मित्र जो है रुके हुए थे। अब बात करें पात्रों की, तो पात्र बहुत ज़्यादा नहीं है। पहला पात्र है पहाड़ी लड़का, जिसकी आयु कितनी है? 10 वर्ष है। ठीक है, और दूसरा है लेखक जो कि कथा का वाचन कर रहा है, और एक है लेखक का मित्र जो कि उसके साथ है। इसके अलावा बात करें गौण पात्र की, तो गौण पात्र में 2 वकील और लड़के के साथी का जिक्र होता है, जो कहानी को आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये थे कहानी के मेन पॉइंट्स। अगर आपको कहानी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।